आज हम लोग देखते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला क्या है? वर्ण हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। यहाँ समझ गए कि जो सबसे छोटी ध्वनि है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, क, ख आदि। अब वर्ण के बाद है वर्णमाला। तो वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण है। इसे आप लोग याद रखें। ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, पूछेगा एग्जाम में, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। ऑप्शन दे देगा 44, 50, 60 कुछ भी दे सकता है। तो इसे याद रखें, 44 वर्ण हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद हैं। स्वर और व्यंजन। इसे भी याद रखें, दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अब पढ़ते हैं स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो वे स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 हैं। इसे याद रखिए, 11 स्वर वर्ण कितने हैं? 11 हैं। अब 11 हैं अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ हो रहा है। 11 स्वर है। उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद हैं। वहाँ पढ़े थे वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन, पर अब यहाँ है स्वर के भेद। तो स्वर के हो गए आपको 3 भेद, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हर्ष स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये 4 हैं, अ, ई, उ और री। इसे भी याद रखें, हर्ष स्वर 4 हैं। हर्ष स्वर 4 हैं, अ, ई, उ और री। इसे मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। हर्ष स्वर 4 है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इसे भी याद रखें। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि मूल स्वर किसे कहते हैं, और ऑप्शन दे देगा। अब है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है, हर्ष स्वर का दुगुना समय लगता है, उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। ये हिंदी में 7 हैं। हर्ष स्वर 4 है और दीर्घ स्वर 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें फिर आपको 2 क्वेश्चन बन रहा है। एक क्वेश्चन होगा कि दीर्घ स्वर में कितना समय लगता है, हर्ष स्वर से कितना अधिक समय लगता है। ऑप्शन होगा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसे याद रखें। फिर यह याद रखें कि दीर्घ स्वर 7 हैं। अब है प्लुत स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ देखिए, हर्ष, हर्ष का 2 गुना समय चला गया दीर्घ में, और दीर्घ से भी अधिक हो गया प्लुत में। अब हम लोग पढ़ते हैं मात्राएं। स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्राएं कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित हैं। तो स्वर की मात्राएं जैसे है अ, और ये है क। क में हलंत होता है। जब इसमें हम अ को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है क। क बोलते हैं, क व्यंजन है और अ स्वर है। तो जब हम व्यंजन को बोलते हैं तो हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। क बोलने के लिए
स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ी, इसमें अ को जोड़ना पड़ा। तो इसी तरह से अब आ को देख लीजिए, तो आ में है, तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से देख लीजिए। तो अ में का मात्रा हो गया, जैसे पढ़ते हैं ककार का, तो क में हो गया आकार, ये हो गया हर्षिकार। इसी तरह से दीर्घिकार, हर्ष उ की मात्रा हो गया हर्षुकार। देखिए हर्ष उ है तो हर्षुकार, दीर्घ उ है तो दीर्घुकार, री है तो री, ए है तो इसको एकले भी बोलते हैं हम लोग, इसको दुल्लय बोलते हैं। ये ट्रिक है याद रखने का। उसके बाद ओकार बोलते हैं, तो ओकार में एक होगा ऐसे, और फिर औकार होता है तो ऐसे। ये मात्राएं याद रखें, मात्रा से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब है अवर्ण, स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, व्यंजनों का अपना स्वरूप निम्नलिखित है। ये व्यंजन का स्वरूप है, अपना स्वरूप है व्यंजन का, क च छ ज झ त थ ध आदि। अब इसमें देखिए सारे में हलंत है, हलंत है तो व्यंजन का ये अपना स्वरूप है, लेकिन जब इसमें अ जोड़ देते हैं तो हलंत हट जाता है और उसको हम बोलते हैं क च छ। अ लगने पर व्यंजनों के नीचे का चिन्ह हट जाता है, तब ये इस प्रकार लिखे जाते हैं। जब ये हट जाएगा चिन्ह तो लिखेंगे क च छ ज झ त थ ध आदि। अब इसमें स्वर वर्ण सभी में मिल चुके हैं, क अ क, च अ च, छ छ, सभी में ये आ गए हैं। स्वर की सहायता से ही हम इसे बोल सकते हैं। तो व्यंजन का परिभाषा हो जाएगा कि जिन वर्णों को हम स्वर की सहायता से बोलते हैं उसे ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन देख लीजिए, जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते हैं, हम बोल ही नहीं सकते हैं जब तक हम स्वर की सहायता नहीं लेंगे। तो यह व्यंजन वर्ण 33 है, इसे याद रखिए, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, होगा कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है या व्यंजन वर्ण कितने हैं, और ऑप्शन दे देगा 33, 40, 45, 50, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप याद रखें। अब देखिए व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। अब चलिए 1 नंबर में है स्पर्श। इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ण के अनुसार रखा गया। जैसे अब इसकी संख्या देख लीजिए, इसकी संख्या भी पूछेगा, क्या कह रहा है, इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है, 1 2 3 4 5 वर्गों में रखा हुआ है। हर वर्ग में 5-5 है, तो 5 5 25, इसको याद रखिए। क्वेश्चन होगा स्पर्श वर्ण में कितने संख्या है, तो 25 है। कवर्ग, तो कवर्ग में आते हैं क ख ग घ अंग, सब में लगा हुआ है, तो ये हलंत है सभी में, तो ये व्यंजन का अपना रूप है, तो इसलिए सभी में हलंत है। जब हम हलंत हटाएंगे तो फिर बोलेंगे पूरा क बोलेंगे, क ख ग घ अंग बोलेंगे। बस इसके संख्या को आप ध्यान दीजिए, संख्या याद रखिए। स्पर्श में कितनी संख्या है, 25, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। फिर है अंतस्थ, यह निम्नलिखित 4 है, इसकी संख्या 4 है, याद रखिए 4। अंतस्थ कितने हैं, 4, अंतस्थ की संख्या 4। अब है ऊष्म, ये निम्नलिखित 4 है, ऊष्म भी 4 है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। इसका भी आंसर बनेगा ऊष्म कितने हैं, तो आप
आंसर देंगे 4। जहाँ भी 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं, जहाँ भी 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये देखिए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। किंतु देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तन हो जाने के कारण इन 3 को गिनाया गया है। ये 2-2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, छ, त्र, ज्ञ। अब यहाँ आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि छ किन किन अक्षरों के मिलने से बने हैं। तो क और मूर्धन्य स के मिलने से छ बना है। पर यहाँ देखिए क में हलंत है। अगर ऐसे लिखा रहेगा आपके क्वेश्चन में क जोर मूर्धन्य स, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन जब इसमें हलंत लगा होगा तब सही होगा। वहाँ आप ऑप्शन पर ध्यान देंगे। त्र, त और र, त और र के मिलने से बना त्र। पर यहाँ देखिए फिर त में हलंत है। ज्ञ, ज और य, ज और य के मिलने से बनता है ज्ञ, ज और य के मिलने से बना ज्ञ। लेकिन फिर यहाँ ज में हलंत है, इस पे ध्यान देना है। कुछ लोग छ, त्र और ज्ञ को भी हिंदी वर्णमाला में गिनते हैं, पर ये संयुक्त व्यंजन है, अतः इन्हें वर्णमाला में गिनना उचित प्रतीत नहीं होता है। देखिए अब आपको यहाँ एक क्वेश्चन दे देगा, छ, त्र, ज्ञ क्या हिंदी वर्णमाला है? तो इसमें आपको लिखना होगा नहीं, यह एक संयुक्त व्यंजन है, यह अलग से यह नहीं है। अनुस्वार, इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है, इसका चिन्ह है। ये अनुस्वार है, ऐसे जो देते हैं देखिए स के ऊपर अनुस्वार है, संभव, संजय, गंगा। अब है विसर्ग, इसका उच्चारण ह के समान होता है और इसका चिन्ह ये है, जैसे अतः, प्रातः, विसर्ग। अब चलते हैं चंद्र बिंदु की ओर। जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। यहाँ आपका क्वेश्चन बनेगा कि चंद्र बिंदु का उच्चारण किससे होता है? तो नासिका और मुख से होता है और यह अनुनासिक कहलाता है। यह भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। चंद्र बिंदु को क्या 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 कहते हैं, तो फिर उसमें अनुनासिक हो जाएगा और सभी विकल्प दे देंगे, आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा, जैसे हंसना, आँख। लेकिन आजकल आधुनिक पत्रकारिता में सुविधा और स्थान की दृष्टि से चंद्र बिंदु को लगभग हटा दिया गया है, लेकिन भाषा की शुद्धता की दृष्टि से चंद्र बिंदु लगाए जाने चाहिए। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन गिनाए गए हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन गिनाए गए हैं। यहाँ आपका ये क्वेश्चन बन रहा है, इसको याद रखें, 11 स्वर और 33 व्यंजन, परंतु इनमें ड, ढ, अंग तथा अ जोड़ने पर हिंदी के वर्णों की कुल संख्या 48 हो जाती है। हलंत, जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा, ये हलंत का साइन है, लगा दी जाती है। यह रेखा हल कहलाती है। हल युक्त व्यंजन हलंत वर्ण कहलाता है। जैसे सतत, यहाँ देखिए सतत, लास्ट में हम बोल रहे हैं सतत, यहाँ हलंत है। वर्णों के उच्चारण स्थान, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। अब है उच्चारण स्थान तालिका। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह विसर्ग कंठ और जीभ का निचला भाग
कंठस्थ है। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। यह उच्चारण स्थान तालिका है। जैसे आपको लिख देगा अ का उच्चारण स्थान क्या है, ऑप्शन में दे देगा कंठ और जीभ, तालु और जीभ, मूर्धा और जीभ। इस तरह से आपके ऑप्शन बन जाएंगे, इसे याद रखें। यहाँ देखिए हर्षी दीर्घी च छ ज झ य श तालु और जीभ तालव्य। री ट ठ ड ढ न ड ढ न र श मूर्धा और जीभ मूर्धन्य। इस तरह से इस तालिका को आप याद रखें। तालिका देख लीजिए 8 है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। वर्णमाला पूरा हुआ, इसे अच्छे से याद रखें, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं।